नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। कक्षा 9 में कृतिका पुस्तक का पाठ 2 हम पढ़ना शुरू कर चुके थे, मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग ने इस पाठ में अपने जीवन में उनके संपर्क में जो आई हैं स्त्रियां, अपने परिवार की स्त्रियां, उनके जीवन के बारे में हमें कुछ परिचय दिया है, जिसमें हम अब तक पढ़ चुके हैं उनकी नानी के बारे में कि उन्होंने कहा है कि वो बेशक अनपढ़ और पर्दानशी औरत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आज़ादी को किस तरह बनाए रखा जिससे लेखिका प्रभावित होती हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब पृष्ठ 15 पर हम आ चुके हैं, तो पढ़ना शुरू करते हैं। लेखिका कहती हैं, खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धीला तक नहीं था। वो कहते हैं कि माँ की फिर जो शादी हुई नानी की इच्छा के कारण एक स्वतंत्रता सिपाही से हुई, और क्या हुआ कि वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था, लेकिन आज़ादी के आंदोलन में भाग ले लिया था। इस कारण आईसीएस की जो परीक्षा की तैयारी की थी उस पेपर में उन्हें बैठने ही नहीं दिया गया। आज़ादी का सिपाही है तो धन दौलत भी नहीं है, और माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में ये सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रखने पर मजबूर हुई। कि माँ की इच्छा का तो पता नहीं कि माँ ने क्या सोचा होगा, लेकिन उनकी माँ की जो इच्छा थी कि आज़ादी के सिपाही से उनकी बेटी का विवाह हो, और गांधी जी का जो समय देश पर प्रभाव था तो गांधी जी के सिद्धांतों से भी वो प्रभावित थी, और पति भी आज़ादी के सिपाही थे। तो इस कारण जो लेखिका की माँ है अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने को और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। चाहे उन्होंने चाहा चाहे नहीं चाहा, उन्हें ऐसा जीवन जीना पड़ा। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाए। अब प्रभाव गांधी जी का इतना है कि गांधी जी ने कहा है खादी धारण करो, अपने स्वदेशी धारण करो, तो खादी पहनना है। तो खादी जो है, सिल्क जो है हल्का होता है, रेशम, खादी थोड़ा भारी होता है, तो उन्हें भारी लगती थी, लेकिन फिर भी वो प्रयास करती थी, रात को पहनने का अभ्यास करती थी कि दिन में उन्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो वे कुछ नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी लेखिका की जो दादी है उन्होंने भी कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग के बस नहला धुलाकर एक तरफ बैठा दो, नाजुक सी बहू है हमारी। गनीमत यही थी कि किसी के ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, कि परिवार के किसी सदस्य ने इस पर उंगली नहीं उठाई कि उनसे परिवार में घर में काम क्यों नहीं लिया जाता, जबकि सब कार्य करते हैं। तो यह कोई विशेष है कि जिन्हें कुछ नहीं कहा जाता। क्यों नहीं की, उसकी 2 वजहें थी कि किसी ने उंगली क्यों नहीं उठाई होगी, तो उसके 2 कारण वो बताती हैं। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह वाशिंदे रहने वाले उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे, क्योंकि माँ जो है लेखिका की साहबी खानदान से थी, तो उनका प्रभाव था, रुतबा था, तो उस रुतबे के कारण भी ससुराल वालों ने लेखिका की माँ को शायद कभी कुछ नहीं कहा। एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण क्या कहती है, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। पहला कारण यही है कि नाना साहब थे, तो उस साहबी खानदान के कारण कुछ नहीं कहा। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। इस पंक्ति से नाना की विशेषताएं पता लग रही हैं। जो पहला बिंदु उसने बताया है कि माँ को कोई कुछ क्यों नहीं कहता था, ये सब उसी में आएगा, और साथ साथ इसमें नाना की विशेषताएं भी आ गई हैं। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, उनके पिता कौन जो आज़ादी के सिपाही थे, उनके परिजन भी अंग्रेज़ों से प्रभावित थे। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे। दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था, कि पिता जो है लेखिका के एक क्रांतिकारी या आज़ादी के सिपाही थे, लेकिन जो रोबदाब किसका था, नाना का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। तो परिवार वालों का मानना ये था कि इस लड़के का तो दिमाग ही घुमा हुआ है, फिर भी साहबी खानदान से इसका विवाह तय हो गया है, उन्होंने अपनी लड़की सिर फिरे हुए लड़के को हमारे लड़के को दे दी है। उनकी सोच ऐसी थी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती।
नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी। कथा किसको कहा है? माँ और पिता के विवाह को। और उपकथाएं कि जिनके पीछे और जो छोटी छोटी कथाएं हैं वो कौन सी हैं? कि मरते समय जो मरने से पूर्व नानी की इच्छा थी कि आज़ादी के सिपाही से मेरी बेटी की शादी हो और नाना ने उन्हें सहमति दे दी। ये दूसरी रोमांचक कथाएं हैं जो लेखिका को प्रभावित करती हैं, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। कि कहानी में जो रहस्य सा है ना उसे और गाढ़ा बनाती हैं, आकर्षक बना रही थी। दूसरी वजह है कि माँ को उस घर में कोई और कुछ क्यों नहीं कहता था। पहली वजह अब तक हो चुकी है कि साहबी खानदान से होना। दूसरी वजह है माँ की अपनी शख्सियत थी। माँ का जो अपना व्यक्तित्व था वह खास कारण था। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ये जो तीन विशेषताएं हैं, जो खूबसूरती और नज़ाकत। खूबसूरती तो ईश्वर की देन है कि माँ बहुत खूबसूरत थी, नाजुक थी, गैर दुनियादारी थी। कि दुनियादारी के जो काम धंधे होते हैं जो प्राय लोग सभी स्त्रियां करती हैं वे नहीं करती थी। फिर भी इन चीज़ों के साथ उनमें क्या खासियत थी कि लोग उन्हें मानते थे, घर के लोग उन्हें सम्मान देते थे। ईमानदारी और निष्पक्षता। कि माँ बेहद ईमानदार थी और निष्पक्ष थी। किसी की कोई भी घटना हो, तेरे मेरे की भावना नहीं, जो उन्हें उचित लगता था स्पष्ट कहती थी, बिना किसी का पक्ष लिए उचित के साथ वो खड़ी होती थी। तो ये कारण थे कि परिजन उनका सम्मान करते थे। कुछ इस तरह घुली मिली थी, क्या चीज़ें? ईमानदारी और निष्पक्षता उनके व्यक्तित्व में कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। परिजात जैसे सपनों की कोई परी हो और कोई परी ही ऐसा कर सकती हो। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। ठोस भारी भरकम काम, हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। कि कोई घर में कोई बड़ा निर्णय लेना है, कुछ कार्य करना है, तो माँ से सलाह मशविरा अवश्य किया जाता था। और जो वो सुझाव अगर देती थी तो उस सुझाव को 100% माना जाता था। ऐसा था उसकी माँ का व्यक्तित्व। तो प्रश्न जब आता है कि माँ की विशेषताएं बताइए, तो उसमें आपको ये विशेषताएं यहाँ से लिखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था। दादी क्या कहती थी अपनी बहू के बारे में? हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। अर्थात जो काम जिसके लिए बना है हम उससे वही कराते हैं। हमारी बहू घर के काम काज करने के लिए नहीं है। हाथी जैसी ज्ञानवान है, ताकतवर है। जैसे हाथी ताकतवर होता है, बहू बहुत ज्ञानवान है, समझदार है। तो हम पे बैल है काम करने के लिए और बहुत से लोग हैं। तो बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था कि इसका मतलब क्या है, दादी क्या कहना चाहती हैं, वो हम बचपन में ही मैं समझ गई थी। जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। कि हर घर में प्रायः क्या होता है कि माएँ बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से करती हैं, उनकी परवरिश का जिम्मा खुद रखती हैं। लेकिन इनके घर में क्या है कि माँ ऐसा कोई कार्य नहीं करती कि बच्चों की परवरिश या विशेष देख रेख। माँ को छोड़कर जितने भी घर के अन्य प्राणी थे, जो और लोग थे, चाहे पुरुष थे चाहे स्त्रियाँ थी, सभी ध्यान रखते थे, पर माँ नहीं रखती थी। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। इससे क्या पता लगता है कि दादी के घर का माहौल कैसा है, कि जो जैसा जीवन जीना चाहता है उसे उस तरह की छूट है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। आज़ाद ख्याल थी माँ को भी आज़ादी का जुनून था, अपनी तरह से। जैसे उनकी लेखिका की नानी ने हिस्सेदारी निभाई, वैसे ही लेखिका की माँ ने भी आज़ादी में अपनी जिम्मेदारी और अपनी भूमिका निभाई। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस से पूछकर, अपने तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। ये नहीं कि दूसरों से कि हम कैसे करें, क्या करना चाहिए। खुद अपने तरीके से वो जीवन जीती थी और आज़ादी के जुनून को निभाती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। इस अनुच्छेद में फिर से लेखिका अपनी माँ की विशेषताएं बताती है कि जो भारतीय माएँ होती हैं, लेखिका की माँ उनसे लगभग भिन्न थी। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना बनाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी जो माएँ करती हैं। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वो थोड़ा बीमार रहती थी, इस कारण भी कम ध्यान दिया। वे घर बार नहीं संभाल पाती थी।
पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। बीमारी का इतना बड़ा हाथ नहीं था, उनको शौक ही नहीं था, अरुचि का कारण बड़ा था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, विशेषताएं हैं माँ की। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। तो माँ के शौक क्या है कि घर के कामकाज में रुचि नहीं है, बच्चों की परवरिश में रुचि नहीं है। विशेषताएं क्या है? ईमानदार है, निष्पक्ष हैं, पुस्तकें पढ़ती हैं, संगीत सुनती हैं, साहित्य चर्चा करती हैं। तो ये बिंदु आप ध्यान रखेंगे। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नए नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी कि पत्नी के लिए, माँ के लिए या बहू के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं वह उन्हें पूरा करे। वह ऐसा कुछ नहीं करती थी, फिर भी सब उनका मान रखते थे। साहबी खानदान के रोग के अलावा लेखिका को दो कारण समझ आते हैं। पहला तो साहबी खानदान का रोग, दूसरा कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, और अगला, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। मान लो अगर किसी ने उन्हें कहा है कि मेरी ये बात है लेकिन तुम किसी को नहीं कहना, तो निश्चित रूप से किसी को नहीं कहती थी, कभी एक दूसरे के राज किसी के सामने नहीं खोलती थी। पहले के कारण, पहला कौन सा? एक तो साहबी खानदान का होना और झूठ ना बोलना, इससे उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। और दूसरे के कारण कि गोपनीय बातों को अपने तक सीमित रखना, बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी, अपने बच्चों की। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। जो माँ को काम करने चाहिए वो पिता करते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। दादी के घर का माहौल जब पूछा जाए तो उसमें बिंदु लिखा जाएगा, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो। चाहे बहन ने बहन को चिट्ठी लिखी हो तो भी कोई ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या है, बशर्ते आप स्वयं बता दें, वो अलग बात है, लेकिन कोई पूछने का प्रयास नहीं करता था। और माँ यह जानने को बेहाल हों कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। बेशक इच्छा हो, पूछने के मन में प्रश्न हो कि पूछ ले, लेकिन पूछते नहीं थे। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। अपना जीवन अपने हिसाब से, अपनी बातों को अपने तक रखना, ऐसी छूट उनके घर में थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। क्योंकि सब अपना अपना जीवन अपने हिसाब से जी पाते थे, तो इन 3 बहनों और उनका जो एक भाई है छोटा, इन सब ने अपना कार्य क्या किया, लिखना शुरू कर दिया। लीक से खिसके हमारे पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। कि सिर्फ लीक से हटकर काम करना, परंपरा से हटकर काम करने वाले में सिर्फ माँ और नानी की ही कहानी नहीं है, और भी हैं। पर अपनी एक परदादी भी थी। वो परदादी के बारे में बताती हैं कि जो तीसरी स्त्री हैं वो भी लीक से हटकर चलने वाली थी। कैसे? जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएं तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह होता त्याग की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। त्याग की जो भावना है जैन समाज में प्रायः लोग धारण करते हैं, तो कोई विशेष बात नहीं है कि उन्होंने त्याग की भावना कर दी कि 2 से ज़्यादा धोती होते ही वो दान कर देंगी। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था कि उन्होंने दान की बात की कि 2 से ज़्यादा धोतियाँ नहीं रखेंगी। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। उस समय की बात है जिस समय में लड़कियों को बिल्कुल भेदभाव के साथ परिवार घरों में रखा जाता था। हालांकि कई जगह तो जन्म ही नहीं लेने देते थे या जन्म लेते ही मार देते थे। उस समय पर दादी ने मंदिर में मन्नत मांगी, ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके यहाँ पतोह के जो है पहला बच्चा लड़की ही हो। यह गैर रवायती, जिसका कोई रिवाज ही नहीं था, मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं कि बेटी की कामना कर ली, उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान भी कर दिया।
सिर्फ ये नहीं कि मन मन में मांग ली भगवान से और अपने तक सीमित रखा हो, नहीं, सबको बता भी दिया कि मैंने ये मन्नत मांगी है। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब जगह ढूंढे ना मिली कि उनमें फितूर सनक कहाँ से आई, क्यों उन्होंने ऐसी कामना की। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुरुषों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, कि पहले कोई लड़की का जन्म न हुआ हो। इसलिए माँ जी बेचारी, वो परदादी को माँ जी कहकर पुकारते थे, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी कि पहले कोई कन्या नहीं हुई, अब कन्या का जन्म हो तो माँ कन्यादान, दादी जो है परदादी, कन्यादान करने का लाभ उठा सके, पुण्य प्राप्त कर सके। ऐसा भी नहीं था, पहले कन्या जन्म ले चुकी थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं, यानी कि उनकी अपनी बुआ भी थी और उनकी भी थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। ये ज़रूर था कि जो पहला बच्चा हुआ था बहुओं का, वो पहला बेटा होता था, फिर बेटी बाद में होती थी। अब उनकी मन्नत में ये फ़र्क है कि पहली ही संतान बेटे के रूप में हो। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी कि उन्होंने ऐसी मन्नत क्यों मांगी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। वैसे ही हर मंदिर जाती और अपनी मन्नत को दोहराती, बार बार कहती। पूरा नकुड़ गांव जानता था, गांव का नाम है नकुड़, कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, कि माँ भगवान के बीच में ऐसा तार जुड़ा है कि भगवान उनकी बातें ज़रूर सुनता है। बेतार का तार, जो तार दिखता नहीं है लेकिन मन से उनके तार भगवान से जुड़े हुए हैं। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। जैसा इन्होंने फरमाइश की वहाँ से उधर तथास्तु ऐसा ही हो। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें अभी भी कभी भी गुमान न रहा होगा, कि जो उन्होंने मन्नत मांगी है कि पहली संतान बेटी हो, वह मन्नत तो पूरी होनी ही होनी थी, लेकिन उसका क्या आगे और क्या प्रभाव पड़ा होगा इसका शायद उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।